चलो बच्चों, आज अपना है मेमोरी बेस जेईई मेंस 2025 शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। पहले हमको पता करना है कि ये कौन सी सीरीज है। तो यहाँ देखो 3 3 3 3 चल रहा है, तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर, यानी ये तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, ये जीपी चल रही है। यानी अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पी स्क्वायर इस तरह है। अगर इसको अलग अलग टर्म में देखें तो हम इसकी पहली टर्म देखें 3, इसकी पहली टर्म 3/4, अगले वाले की 3/4 स्क्वायर, इस तरह से अगली जाएगी 3/4 क्यूब। तो ये कितनी टर्म है? इनफाइनाइट टर्म है। तो ये पहली सीक्वेंस हमको दिखी। दूसरी अगर सीक्वेंस हम देखें तो 3 तो हमने काउंट कर लिया, p/4, अगला हो जाएगा p/4 का स्क्वायर, इस तरह से अगला हो जाएगा p/4 का क्यूब। इस तरह ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है और इक्वल टू में है 8। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? 3 तो कांस्टेंट टर्म है, 3 को बाहर ले लेंगे, ये 1 + 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस इस तरह इनफाइनाइट टर्म है। इस तरह से यहाँ से p/4 प्लस p/4 का स्क्वायर, इस तरह इनफाइनाइट टर्म है। तो इसको ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर AR स्क्वायर, यानी कि पहली टर्म a 1 है, दूसरी 1/4 है, इसको इसमें डिवाइड मारेंगे तो 1/4, इसको इसमें डिवाइड मारेंगे तो 1/4, यानी कॉमन रेशियो सेम चल रहा है। तो ये जीपी है, और कौन सी जीपी है? इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हमको पता है क्या होता है, a/1 - r, यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका सम हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - r यानी 1/4, प्लस ये भी क्या है, ये भी इसका इसमें डिवाइड मारेंगे p/4, अगले में डिवाइड मारेंगे p/4, ये भी जीपी है और जीपी है इनफाइनाइट वाली। तो इनफाइनाइट जीपी का सम यहाँ भी a/1 - r ये हो जाएगा, और इक्वल टू में है अपना 8। यहाँ से अपना आंसर आएगा 4 - 1, ऊपर तो 3, यहाँ 4, यहाँ 4 - 1 3, प्लस एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ p/4 - p इक्वल टू 8। 3 से ये 3 कटेगा, 4 इधर जाएगा, 8 - 4 हो गया 4, तो इक्वल टू बनेगा p/4 - p इक्वल टू 4। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराए अपन तो ये बनेगा 16 - 4p इक्वल टू p। तो यहाँ से अपने p की वैल्यू आएगी 16/5। तो ये इजी सा सवाल आया था सीक्वेंस सीरीज का। बस हमको पता करना था कि ये 2 जीपी का सम लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि पीएनसी का। पीएनसी में जैसे एक बैग है, उसमें 4 व्हाइट बॉल 6 ब्लैक बॉल्स हैं। उसने बोला है कि इस बैग में से हमें 2 बॉल्स निकालनी है। अब 2 बॉल्स निकालनी है तो उसने बोला है कि पहली ब्लैक और दूसरी के भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम पहली बॉल निकाले, वो क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। तो अपने पास 6 ब्लैक बॉल है, तो 6 ब्लैक बॉल में से हम एक ब्लैक बॉल निकाल ले, पहली ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रही, तो ये तो फेवरेबल केस हो गया। और टोटल कितनी है? 10 बॉल है, 10 में से एक निकाली, ये अपना क्या हो गया? टोटल केस। अब अपने पास एक बॉल निकली, कौन सी? ब्लैक वाली। तो अपने पास ब्लैक बॉल बची 5 और व्हाइट बची 4, तो टोटल 9 बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। सेकंड में हमें ब्लैक निकालनी है, पर अपने पास 5 बॉल है, तो 5 में से ही निकालनी पड़ेगी अगली बॉल हमें। 5 में से एक निकाली। अब अपने पास टोटल 9 बॉल है, तो 9 में से टोटल केस होगा एक बॉल निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी आएगी? 6 × 5 डिवाइड बाई 10 × 9 इक्वल टू 5 से ये 2 टाइम, 6 से ये 1/2, ये 2 टाइम, ये 3 बार, 2 से 2 कटेगा, इक्वल टू आ जाएगा 1/3। यानी ये 2 क्वेश्चन इजी से थे अपने। अगले क्वेश्चन की चलिए बच्चों, अपने सामने 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी सीक्वेंस सीरीज का है। अब इससे हमें ये निकालना है, तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करके देखें तो हमें इस तरह नजर आएगा। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सिग्मा 1/TR की वैल्यू डाले तो ये हो गया 64, पलट के ऊपर जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2r - 1, 2r + 1, 2r + 3 और 2r + 5। अगर इसमें से 2 2 2 2 कॉमन लिए तो 2 की पावर 4 बाहर आएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 से 64 को काटेगा 4 बाहर, तो यहाँ ऊपर आएगा 4 और यहाँ बनेगा r - 1/2, r + 1/2, r + 3/2 और r + 5/2।
ये दिखेगा हमें, और समेशन लगा हुआ है r इक्वल टू 1 से लेके n तक। इस तरह के क्वेश्चन नोट्स में करवाते हैं। तो अगर इसको देखें तो ये डिफरेंस वाले मेथड से सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 पेयर साथ में लेते हैं और 3 पेयर पीछे वाले साथ में लेते हैं, और यहाँ से लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस देखते हैं। तो लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस हमें दिखाई देगा 5/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी 3 का। तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड मारते हैं, और 4 पहले से यहाँ पे है, तो सिग्मा पहले 3 पेयर को ले लेंगे हम, r माइनस 1/2, r प्लस 1/2, r प्लस 3/2, और दूसरा 1/, अगले 3 पेयर को ले तो r प्लस 1/2, r प्लस 3/2 और r प्लस 5/2। अब यहाँ पे एक एक करके अगर हम वैल्यू डालें, r इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट तक जाना है हमें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिट वाली सीरीज, 1 की वैल्यू डालें यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, 1 डाले तो 3/2, 1 डाले तो 5/2। अगला वैल्यू डालें हम तो यहाँ पे बनेगा 1/3/2 इंटू 5/2 इंटू 7/2। समेशन का मतलब है एक बार वैल्यू डाली फिर प्लस लगाए, प्लस जैसे ही लगाएंगे अब अगली वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 3/2, 5/2 और 7/2 बनेगा, जो इससे कटेगा। इस तरह से ये अगले से कटता जाएगा, इनफाइनाइट तक कटता ही रहेगा शाम तक। तो अपने पास ओनली एक वैल्यू बचेगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 4/3। तो अगर इसको देखें तो ये 4/3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और यहाँ आएगा 3 इंटू 5, तो ये अपना बनेगा 32, 8 इंटू 4, और ये 9 इंटू 5 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 32/45। ये सीक्वेंस सीरीज का अगला सवाल है अपना। अगला सवाल आता है अपना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ इसमें। अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें ये इस तरह का दिख रहा है, 1 माइनस एक्स, इसकी पावर अगर सेम होती तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर दोनों की सेम 2007 हो सकती है, और यहाँ से एक पावर एक्स्ट्रा थी तो इसको हम 1 माइनस एक्स करके लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2007, और ये 1 माइनस एक्स। अगर इसमें x की पावर को देखें तो इसमें x की पावर 3n टाइप चलेगी इस वाले में, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। अब यहाँ से देखें तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3n टाइप है एक तो, और एक इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3n, पावर इसकी 1 है तो 3n में प्लस 1 होगा तो 3n प्लस 1 टाइप पावर है। अब हमको x की पावर 2012 चाहिए, तो हम इसमें कौन सा टाइप आता है वो चेक करेंगे। 2012 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड होगा तो ये होगा 6, 2 बचा तो 7, यानी रिमाइंडर अपना आएगा 2। अगर रिमाइंडर अपना 2 आएगा तो ये किस टाइप का है, 3n प्लस 2 टाइप का है, और 3n प्लस 2 टाइप तो इन दोनों से ही नहीं आ रहा है, यानी कि 3n प्लस 2 टाइप की एक भी x की पावर नहीं बनेगी, यानी कि x की पावर 2012 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन फिर आपके सामने है, एक स्ट्रेट लाइन का है और एक है अपना पीएनसी का। स्ट्रेट लाइन में उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेज है ABC, कोई लाइन है, इस ट्राइंगल का इमेज इस लाइन में बनता है, उसको बोला है DEF। हमको इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो हमको ये वर्टिसेज निकालने की नीड नहीं है, हम क्या करेंगे पहले इसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे। तो इसका सेंट्रोइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6/3 यानी कि 2, 3 प्लस 1 4 4 4 8 8/3, यानी कि ये सेंट्रोइड हो गया ट्राइंगल ABC का। अब हमको इसका इस पॉइंट का एक लाइन है अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसमें इमेज निकालना है, तो हमारे पास इमेज का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस 8/3 बाई b इक्वल टू -2ax1, यानी कि 2 को यहाँ पुट कर देंगे, y को यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू 8/3 -4 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये 5 आ जाएगा। यहाँ से अपना x माइनस 2 की वैल्यू और 3y माइनस 8 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 12 में से 2 गया, ये हो जाएगा 6, ठीक है, -2 6 प्लस 16 -12 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, तो 16 और 6 22 में से 12 गया, 10 10 से 5 2 बार 2 -4/3, ये वैल्यू होगी, और x माइनस 2 के बराबर कर दिया एक बार इसको।
तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी अपनी x इक्वल टू 2 माइनस 4/3 यानी कि 6 माइनस 4 यानी 2/3। ऐसे ही 3y माइनस 8/6 को वापिस हम किसके बराबर करेंगे, -4/3 आई थी इसकी वैल्यू, उसके बराबर। तो -4/3 से ये 2 टाइम ये -8 कटेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0। तो स्ट्रेट लाइन का ये इजी सा सवाल था, हमको सारे वर्टिसेस निकालने की कोई नीड नहीं थी। इसका सेंट्रोइड निकाल के इस लाइन में इसका इमेज निकाल दिया उस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला पता है तो अपना आंसर है। अब अपने पास है अपने पीएनसी का सवाल। पीएनसी में उसने क्या बोला है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं अपने को पता है कि 26 लेटर्स होते हैं। अब उसने ये बोला है कि हमको 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से, जिसमें कंडीशन ये है कि एम मिडिल में है, एम मिडिल में है। तो पहले तो हम 5 लेटर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एम तो अपने पास पहले से ही है, ये समझ लो। तो हमको ओनली 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। अपने पास एम पहले से है और रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, यानी रिपीटेशन नहीं है तो एम को हम ले नहीं सकते। अपने पास 26 लेटर थे, एम नहीं ले सकते तो अब 25 लेटर हैं, और हमारे पास एम पहले से हैं तो हमको 4 ही सिलेक्ट करने हैं। 25 में से ही 4 सिलेक्ट करने हैं। तो अपने सिलेक्शन का प्रोसेस तो हो जाएगा, 25 में से 4 सिलेक्ट कर लिए। अब इसने एम मिडिल में बोला है तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, या तो इसने अरेंजमेंट पूछा होगा। तो हाउ मेनी देयर आर टू सिलेक्ट एंड अरेंज, या तो अरेंजमेंट पूछा होगा तो हम इसको 5 लेटर को फैक्टोरियल 4 से अरेंज भी करा सकते हैं, तब तो ये अपना आंसर होगा अगर अरेंजमेंट पूछा है। अगर ओनली सिलेक्शन पूछा है तो 25C4 अपना आंसर होगा। तो वो आगे देखते हैं अपन क्या। चलिए बच्चों, अपने सामने है कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल। उसने ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके बराबर है ए बी रेशनल है, और उसने Z1 Z2 Z3 का एक तो आर्ग्यूमेंट दे रखा है, और इसमें एक ये भी दे रखा था मोड Z इक्वल टू 1 ZI, जहाँ पे I इक्वल टू 1 2 और 3 है, यानी आर्ग्यूमेंट भी 1 दे रखा था। यानी हमको मॉड्यूलस भी मिल गया और आर्ग्यूमेंट भी मिल गया। मॉड्यूलस 1 दे रखा है, आर्ग्यूमेंट इतना दे रखा है, तो हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि Z होता है मोड Z e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से अपना Z1 Z2 Z3 लिखेंगे इस फॉर्मूले से। मोड Z तो सबका 1 है, तो e की पावर आयोटा थीटा ये दे रखे। तो पहला Z1 है आयोटा π/4, तो यहाँ से Z2 हो जाएगा अपना थीटा, यहाँ से आर्गुमेंट 0 का मतलब है थीटा 0 है, तो Z2 हो जाएगा e की पावर आयोटा 0, और Z3 हो जाएगा e की पावर आयोटा π/4 माइनस का। ये Z1 Z2 Z3 आ गया। अब इसमें Z1 Z2 Z3 भी और उनका बार भी है। जब बार करते हैं हम तो यहाँ पे माइनस का आयोटा π/4 बनेगा Z1 के लिए। Z2 के लिए ये 0 में है, इसलिए e की पावर आयोटा 0 होता है 1। इससे कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, यानी रियल एक्सिस होती है। जब रियल एक्सिस होती है तो आर्गुमेंट 0 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। तो बार करने पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, और Z3 बार हो जाएगा अपना e की पावर आयोटा π/4। सबकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा Z1 बार। Z1 बार है अपना ये e की पावर आयोटा π/4 माइनस का, इंटू Z2 है अपना 1 प्लस Z2 बार भी 1, और Z3 है अपना e की पावर आयोटा π/4 माइनस का, इंटू प्लस Z3 बार है अपना e की पावर आयोटा π/4, और Z1 है अपना e की पावर आयोटा π/4। Z1 ठीक है, ये दे दिया अपन को एक्सप्रेशन। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये और ये सेम दिख रहा है हमको, तो ये 2 टाइम हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा π/4 प्लस, और ये बन जाएगा e की पावर आयोटा π/2। अब इसको अगर हम लिखें पोलर फॉर्म से, हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, हम जाएंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में ये क्या होगा 2, ये बन जाएगा कोस माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4 प्लस कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस π/2 तो 0 होगा, प्लस आयोटा साइन π/2 ये आएगा, और इसका मोड निकालना है हमको। तो कोस π/4 तो अपना होता है 1/√2, और ये भी 1/√2, पर यहाँ माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो माइनस बाहर निकालेगा तो ये बनेगा 2 × 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा
और ये प्लस आयोटा, और इसका मोड निकालना है। तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखे तो ये बनेगा अपना रूट टू कॉमन आके रूट 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 और प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये -√2 और ये +1 -√2 2 माइनस डिवाइड हो गया, ये हो गया। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है हमको, इसका मॉड्यूलस निकाले तो वो होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मोड z होता है a² प्लस b² का रूट, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 और -2√2 2abc, तो 2 + 2 4 और 1 5 5 -2√2 5 -2√2 को अगर इससे कंपेयर कराए a प्लस b√2 से, तो a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू -2 होगी, तो a की वैल्यू तो अपनी 5 है और b की वैल्यू -2 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इजी से सवाल था, हमको ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना आना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सेट ए दे रखा है जिसमें 1 से 10 नेचुरल नंबर है, एक सेट बी के बारे में ये बोला है एम एन ए बी से, यानी एम और एन की वैल्यू इस सेट में से लेनी। उसने ये कंडीशन दी है, यानी m लेस देन n, यानी n को अगर डिवाइड करें क्योंकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो m बाई n की वैल्यू 1 से छोटी रहनी चाहिए, और m और n GCD 1 है, यानी कि m और n में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो m और n ऐसे लेने हैं हमें। अब n हमारा मिनिमम 1 हो सकता है और m भी मिनिमम 1 हो सकता है, तो डिवाइड वाले से अगर हम स्टार्ट करें कि n को हमने जैसे 1 लिया एग्जाम्पल के लिए, तो m के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, m को अगर 1 लेते हैं तो 1/1 लेस देन 1 नहीं होगा जो कि फॉल्स हो जाएगा, 2 लेने पे और बड़ा होगा, यानी कि जब n 1 है तो m को हम कुछ भी नहीं ले सकते, यानी कि इस तरह का केस 0 बनेगा। जब n की वैल्यू हम 2 लें, जब n की वैल्यू 2 तो हमारे पास m एक 1 ले सकते हैं, क्योंकि m 1 लेंगे तो 1/2 बनेगा जो 1 से छोटा है, अगर हम 2 लेते हैं तो 2/2 1 बनेगा जो 1 से छोटा नहीं है, यानी m की वैल्यू ओनली 1 ही ले सकते हैं, और 1 और 2 में GCD भी 1 रहेगा, कॉमन पार्ट कुछ नहीं होगा तो 1 चलेगा। अब n की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो मैं m को 1 लूंगा तो 1/3 1 से छोटा होगा, 2 लूंगा तो 2/3 भी 1 से छोटा होगा, 3/3 1 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है 1 से छोटा बनेगा, तो इसके 2 बनेंगे। अगर n की वैल्यू मैं 4 लेता हूं, अगर मैंने n की वैल्यू 4 ली तो मैं m की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो 1/4 1 से छोटा है, m की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो 2/4 पर 2 और 4 में कॉमन पार्ट 2 है, तो GCD 1 नहीं होगा तो 2 भी हम रिजेक्ट करेंगे, तो 3 लेंगे, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 1 के बराबर आएगा, तो यहाँ से 1 और 3 लेंगे तो ओनली 2 केस बनेंगे। n की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ तो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 नहीं लूंगा क्योंकि 5/5 1 के बराबर होगा जो 1 से छोटा नहीं है, और यहाँ पे कॉमन पार्ट कुछ नहीं आएगा। n की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 और 6 में कॉमन पार्ट आएगा जो GCD 1 नहीं देगा, तो 3 में भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं ले सकता, 3 में भी कॉमन पार्ट 2 आएगा, 4 में कॉमन पार्ट आएगा, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 1 के बराबर आएगा जो कि 1 से छोटा लेना है, तो यहाँ से ओनली 2। जब n की वैल्यू में 7 लेता हूँ तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 और 6 सारे ले सकता हूँ क्योंकि GCD कभी नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ से 6 बने। n की वैल्यू में अगर 8 लेता हूँ तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 नहीं ले सकता क्योंकि 2 और 8 में GCD 1 नहीं होगा, 3 ले लूँगा, 5 ले लूँगा, 7 ले लूँगा, 8 तो हम ले ही नहीं सकते, तो यहाँ से 4 केस बने। n की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 और 9 में GCD 1 नहीं होगा, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 नहीं ले सकता क्योंकि GCD 1 नहीं होगा, 7 ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, 9 नहीं ले सकता, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ से बने। अब n की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 नहीं ले सकता क्योंकि 2 और 10 में भी कॉमन पार्ट आता है, 3 ले सकता हूँ, 4 नहीं ले सकता, 5 ले सकता हूँ, 5 भी नहीं ले सकता, कॉमन पार्ट 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं ले सकता, 7 ले सकता हूँ, 8 भी नहीं ले सकता, 9 ले सकता हूँ, और 10 तो लेना ही नहीं, तो यहाँ से 4। तो टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे अपने बी में? 0, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 6
17 और 6 23, 23 और 4 हो गई अपने 23 और 4 27। कोई केस छोटा तो नहीं। जैसे n की वैल्यू 1 ली तब m 0, n 2 लिया तो 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। 3 लिया तो 1 और 2 ले सकते हैं, 4 के लिए 1 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, 4 5 के लिए 4, ये वाला छूट गया अपना। तो 27 और 4 31, यानी इसका आंसर है अपना 31। थैंक यू। चलिए बच्चों आगे के सवाल करते हैं अपन। अब ये अपना फंक्शन का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। उसने एफ एक्स के बारे में कमेंट किया है कि एफ डबल डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो इससे अपन को क्या दिखता है कि एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमको जी एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो देखना है। तो हमें जी एक्स का जी डेस एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी डेस एक्स हो जाएगा एफ डेस एक्स बाई 3 और ये 3 और 1/3 आके कटेगा तो ये बनेगा, इसका हो जाएगा एफ डेस 3 माइनस एक्स और माइनस एक्स का यहाँ पे माइनस आएगा, ये हो जाएगा जी डेस एक्स। अब उसने बोला है जी डेस एक्स डिक्रीजिंग है तो इसको हमें करना पड़ेगा लेस देन 0। तो ये हो गया एफ डेस एक्स बाई 3 लेस देन एफ डेस 3 माइनस एक्स। अब अपना एफ डेस एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब मैं एफ डेस एक्स को यहां से हटाऊंगा, एफ डेस एक्स को यहां से हटाऊंगा तो इंक्रीजिंग के लिए इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता, इंक्रीजिंग के लिए कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से ये x इधर आएगा, x प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 3, तो ये बनेगा 3x प्लस एक्स 4x बाई 3 लेस देन 3। तो यहाँ से x इज लेस देन 9/4 और x 0 से स्टार्ट है और 9 तक जा रहा है तो 0 से 9/4, ये क्या होगा अपना x होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपनी क्या आनी चाहिए 9/4, ये अपना आंसर होगा। अब इस दूसरे क्वेश्चन में देखिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई फैक्टर निकालेंगे। आई फैक्टर हो जाएगा अपना ई की पावर में ये एक्स का कोफिशिएंट 1/y² dy। तो यहां से क्या बनेगा अपना ई की पावर 1/y² का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1/y। फॉर्मूले से अगर हम देखें तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई 1/y, एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू इक्वल में जो लिखा हुआ है 1/y³ dy, ये बनेगा। अब इसको अगर देखें तो x ई की पावर माइनस 1/y इक्वल टू, यहाँ से अगर हम माइनस 1/y को t लेट कर ले तो माइनस 1/y का y/² 1/y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y² माइनस का तो ये प्लस और dy बाई इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। तो 1/, यहाँ से अगर इसको देखें तो e की पावर माइनस 1/y को हमने t लिया है और इसको मैं तोड़ूँ अगर 1/y² और 1/y में तो 1/y² और dy तो चला जाएगा dt में और यहाँ पे एक 1/y बचेगा, 1/y को माइनस t लिखेंगे अपन तो यहाँ पे t बचेगा माइनस का। तो इस तरह हो गया ये इंटीग्रेशन का साइन। अब इसमें ये एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। आइलेट से ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। तो इसमें अगर इंटीग्रेशन लगाए तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन यानी t e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t और उसका वापस डिफरेंशिएशन e की पावर t, ये बनेगा। और ये माइनस का इक्वल टू में है x प्लस c कर देते हैं इक्वल टू x e की पावर माइनस 1/y, ये बनेगा। अब यहाँ से t की वैल्यू डाल दो तो ये बन जाएगा, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कराए e की पावर t यानी माइनस 1/y माइनस t यानी माइनस का 1/y डालेंगे तो 1/y प्लस का हो जाएगा और e की पावर माइनस 1/y प्लस c इक्वल टू x e की पावर माइनस 1/y। उसने बोला है x ऑफ 1 की वैल्यू यानी y की वैल्यू 1 डालने पर x की वैल्यू 1 डालनी है तो y की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डाल दो। 1 डालेंगे तो ये माइनस ही, y की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये
1 डालेंगे तो ये भी माइनस ही प्लस, और यहाँ पे भी ये c निकालना है हमें, और x और y की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये भी माइनस ही। तो इससे तो ये कट गया और c की वैल्यू आ गई अपनी माइनस का e इनवर्स, यानी कि c की वैल्यू आई अपनी माइनस का 1/e। वापिस c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। c की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें और इससे इसको डिवाइड मारे तो इससे ये कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ 1/y बचेगा, और ये c पर जब ये डिवाइड होगा तो c e की पावर 1/y बचेगा, और यहाँ x होगा, और c की वैल्यू हमको पता है माइनस का 1/e, और हमको वैल्यू निकालनी है एक y की वैल्यू जब 1/2 है तब x की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू 1/2 अगर यहाँ पे डालें तो ये 1 + 1/2 यहाँ डालेंगे तो ये बनेगा 2, और c की वैल्यू अपनी कितनी है माइनस का 1/e, और यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो ये बनेगा e² = x। तो इससे ये स्क्वायर कटेगा, 1 + 2 हो गया 3, और ये -1 × e हो गया e, यानी x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 3 - e। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी सा सवाल आया था जिसमें हमने ओनली पहचानना भी नहीं था, ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई थी, फॉर्मूला पता होता तो अपना आंसर आ जाता। तो ये सब क्वेश्चन करने के बाद हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ओनली हमको अगर नोट्स अच्छे से आते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो आगे जिनके एग्जाम नहीं हुए तो सबको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि नोट्स हमको अच्छे से आना चाहिए, और जिसने सारे मॉड्यूल लगा रखे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर आराम से देना है, रिलैक्स होके देना है, इस हिसाब से पेपर बहुत ईजी आएगा। थैंक यू।